नमस्कार। सुनिए जरा, मैं आपका स्वागत है। मेरा नाम है रोहित दुबे और मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ मनोहर श्याम जोशी द्वारा लिखी कसब का अगला अध्याय, पृष्ठ संख्या 213 के आगे से। मैंने आपसे आरंभ में निवेदन किया था कि मैं भदेस का पक्षधर नहीं हूं। इस बुढ़ापे में मेरा युवा प्रेम की कथा लिखना अपने में ही पर्याप्त आपत्तिजनक है। इस पर मैं युवा प्रेम के कतिपय अश्लील अथवा जुगुप्साजनक प्रसंगों का चित्रण करने लगूं तो स्थिति असहनीय हो जाएगी। नायक नायिका इधर बराबर चुंबन आलिंगन और अंग संधान में रत रहे हैं, किंतु मैं हिमालय की तरह निर्विकार रहा हूं। अगर वे संभोग करते तो शायद कथा के लिए उसकी महत्ता समझते हुए मैं इस अनुष्ठान का थोड़ा वर्णन करता। कोरी खिलवाड़ अधिक आपत्तिजनक प्रतीत होती रही है सुधीजनों को, इसलिए मैंने लेखनी रोक रखी है। किंतु इस खिलवाड़ की भदेस पराकाष्ठा का उल्लेख करने को मैं विवश हूं। औचित्य स्वरूप दो एक बातों की ओर आपका ध्यान दिलाने की अनुमति चाहूंगा। पहली यह कि नायक और नायिका दोनों को ही यह घटना विशेष रूप से याद रह गई है। इसे हम उनकी स्मृति का विकार कहना चाह सकते हैं, किंतु यह एक विस्मयकारी तथ्य है कि इस प्रकार का विकार हर किसी की स्मृति में पाया जाता रहा है। मेरे एक मित्र को अपने बालिस्टर पिता के विषय में विशेष रूप से यही याद रह गया था कि वह अपान वायु छोड़ते हुए पूछते थे कि थान कौन फाड़ रहा है। स्वयं मैं अपने पंडित पिता को याद करने बैठता हूं, तब उनका वह दातून को चबाते चले जाना, खखारना, थूकना और बात बात में और जय मतलब तो भाई कहना और माचू माचू माँ की गाली का जाप करना ही मानस में उभरता है। वह तब जबकि मेरी सारी शिक्षा दीक्षा उनके श्री चरणों में हुई। निश्चय ही वह मुझे अवसर दे गए कि उन्हें अन्यथा भी याद कर सकूं। स्मृति क्यों तुच्छ को महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण को तुच्छ मानती है। जितना प्रौढ़ होता जाता है मानव, क्यों उतनी ही बचकानी हुई जाती है, बचपन की ओर लौटने लगती है स्मृति। यह मुझ अवकाश प्राप्त निवृत्ति के लिए विस्मय का विषय है, आपके लिए कदाचित न हो संप्रति। औचित्य स्वरूप में यह भी कहना चाहूंगा कि उस क्षण का वर्णन आवश्यक है जिस क्षण नायक नायिका पकड़े गए, उन्हें खोजते हुए आए चौकीदार उदय सिंह, साबुली कहजा और लड़कियों द्वारा। वे तब क्यों नहीं पकड़े गए जबकि उनमें उदासी पर चर्चा चल रही थी और नायिका अपनी तर्जनी से आंसू पोंछ रही थी। यह तब जबकि वे देख रहे थे हिमालय। यह तब जबकि खुशी और उदासी के आदान प्रदान का प्रसंग छिड़ा हुआ था। यह तब जबकि आलिंगनबद्ध थे वे दोनों। मैं कह नहीं सकता। दुस्साहसी होगा यदि मैं इस संदर्भ में यह अटकल लगाऊं कि विधाता भी निरा मस्खरा है। खैर, कुछ तो विनोदी प्रवृत्ति होगी ही उसकी कि नायक नायिका तब पकड़े गए जब वे और कुछ नहीं पेशाब कर रहे थे, एक दूसरे को देखते हुए, दिखाते हुए उस सुरम्य और पवित्र स्थल पर। वैसे विधाता के विनोदी स्वभाव का परिचय देने के लिए क्या यही पर्याप्त नहीं कि उसने मल निष्कासन और काम क्रीड़ा के लिए अलग अलग अंग बनाना अनावश्यक समझा। खैर, मैं इन बच्चों की ओर से आपसे क्षमा मांगना चाहूंगा। वह ऐसा हुआ, बात में से बात निकलती गई और कहां से कहां पहुंच गई। नायक ने अपना उदासी वाला वह तार फिर जरा सा छेड़ा था। इस पर नायिका ने कहा, तू मेरे साथ रह, मैं तुझे खुश रहना सिखा दूंगी। वह बोला, कहीं मैंने तुझे उदास रहना सिखा दिया तब? मूर्ख थोड़े ही हैं तेरे पंडित पिता जो मुझे तेरे अयोग्य पा रहे हैं और तेरा विवाह उस डॉक्टर से करा रहे हैं। वो करा रहे हैं, मैं कर्जो क्या ले रही हूं?
मैंने भी तो ठहरा रखी किसी जाने से अपनी शादी। मैंने उसे अपने बाबू की ओर से जनेऊ ला कर दे दिया है। कृतज्ञ नायक ने अपनी उदासी को मुस्कान में ढाला और कहा, ऐसे थोड़ी हो जाती शादी, पगली। बाकी जैसी होती है उसकी तैयारियां तो मेरे घर पर हो ही रही। यहां से तू अल्मोड़ा जा, कह दे मेरे बाबू से शादी आपकी बेटी की जरूर होगी, निश्चित तिथि को होगी, पर मुझसे। इस पर नायक चुप रहा। तब नायिका ने कहा, चुप क्या है? अच्छी नहीं लगती मैं? उस मीम के साथ करता है शादी जिसके साथ तू दयादी के घर गया। वो तो बहुत बड़ी है। बड़ी कैसी? बोज्जू जैसी? ईजा जैसी? ईजा जैसी। वो अपने को मेरी मम्मी कहती है। अच्छा, वो मेरी सासू हुई। क्या करता है फिर? मेरी सासू जी से शादी करता है? मुझसे तो तू करना ही नहीं चाहता। करना जो चाहता मुझे भगा ले जाता। पर कहां से? तू तो मुझे याद भी नहीं करता। चिट्ठी हो, बातचीत हो, तुझे हमेशा अपनी उदासी, अपनी किताबें, अपना गुस्सा, यही सब याद आने वाला हुआ। मैं तुझे बहुत याद करता हूँ। करता है तो ये बता, तेरी यादों में ये बेबी क्या करने वाली हुई? बहुत सारी बातें। उनमें सबसे अच्छी बात क्या ठहरी? तू तू एक गुसल खाने में नहाकर कपड़े पहन रही होती है। ओए जा, कपड़े पहनने से पहले मैं नंगी भी दिखने वाली ठहरी। हाँ। क्या मिलता होगा नंगी देखने में? क्या मिलता? कोई भी सुंदर वस्तु या जगह देखने में। पहाड़, नदी, झरना, जंगल, जैसे इस प्रकृति को देखता हूँ वैसे ही तेरी देह को भी देखना चाहता हूँ। मैं पूछ रही, सुंदर वस्तु मेरी वही वही ठहरी क्या? सुंदर जगह भी बस वही? वह हंसा। एक कोहनी का सहारा लेकर उसने अपना सिर धड़ उठाया और पूछा, तुझे नहीं होती कभी ऐसी कोई इच्छा, जिज्ञासा नंगा देखने की तुझे? उसने कहा और हंसी से वस्तुतः लोटपोट होने लगी। तुझे जो वहां नैनीताल में देखा था टट्टी में, मैं तो उसी से धन्य हो गई रे। नायक उसे दबोचने को उठा तो वह भागने लगी, और जब नायक उसे पकड़ने दौड़ा तो एक पेड़ की ओट होकर उसने सिर निकाल कर कहा, होती है रे मुझे भी इच्छा जिज्ञासा, जो भी कहता होगा तू उसे। होती है कि देखूं देखूं लड़के सूसू कैसे करते हैं। अब जो नायक उसकी ओर लपका तो वह भागी नहीं। बोली, क्यों, दिखाएगा सूसू करके? नायक ने नायिका को बाहों में भरा और नायिका ने ऐसा आलिंगन किया जिसमें पीड़ितक और लता वेष्टितक दोनों का सम्मिश्रण था। पेड़ के तने से नायक को दबाकर वह उससे लता की तरह लिपट गई। तदंतर नायक ने कुछ मदन छत्र आदि नायिका के विभिन्न अंगों का मर्दन करके असती, सुभागा आदि नाड़ियों में प्रस्फुरण पैदा करने का यत्न किया। उसके साथ ही नायिका को निर्वसन करने की चेष्टा भी की। मारगांठ विशेषज्ञ यह बालक अपने काम में ऐसी उतावली दिखा रहा था। नायिका की नाड़ियां जगाने में अपनी नाड़ियां इतने प्रचंड वेग से जगा चुका था कि बस देखते ही बनता था। यूं सुधीजन ना देखें तो उनकी अथवा कथानक की क्षति होने की कोई आशंका नहीं। पूर्व राग का विस्तृत विधि सम्मत वर्णन प्राचीन साहित्य में उपलब्ध है ही। और अगर हमारा हड़बड़ नायक सब कुछ गड़बड़ ही किए चले जा रहा है तो उसमें भी ऐसा कुछ नहीं कि सुधिजन विचार मग्न हो उठे। आचार्य वात्स्यायन बता गए हैं कि राग समय और नियमों के बंधन की अपेक्षा नहीं रखता। उसमें सर्व सर्वत्र सब कुछ हर कहीं वाली स्थिति में भी आ जाती है कभी कभी। हम ना भी देखें नायक की यह स्थिति, किंतु नायिका को देखने से रोकना हमारे वश का नहीं। लता वेष्टितक में यूं भी नायक का मुंह झुकाकर देखने का विधान है।
साथ में धीमे धीमे सीसी करना होता है। नायिका हमारी ही करती रही और जोर जोर से। नायक को यह अटपटा लगा। उसने जानना चाहा कि क्यों हंस रही है। नायिका ने कहा, तेरा मुंह तेरा मुंह हास्य लग रहा है रे। नायिका का यह कथन तथ्य वर्णन मात्र है। कामोत्तेजना के क्षण नायकों के चेहरे अनादिकाल से परम हास्यास्पद होते ही आए हैं, किंतु नायक ने इसकी भ्रामक व्याख्या की और यह सोचा कि मुझ पर इसलिए हंस रही है कि मैं सूसू करके नहीं दिखा सका। अतः उसने लतापाश से अपने को और अनंतर बटनों से अपने पौरुष को मुक्त किया। नायिका ने देखा, जैसा उसे करते देखा वैसा स्वयं किया। कहना न होगा कि डीडी को अविलंब चले जाने का आदेश मिला साबुली केंजा से। भूखा वह पहुंचा रणमण। वहां की दुकान, डाकखाना, बस, टिकट घर सभी के संयुक्त मालिक से अनुरोध करने पर उसे चीड़ की लकड़ी पर पकाई गई रोटियां मिल गईं, चाय के साथ खाने को। बस में टिकट उसने अल्मोड़ा कर लिया, किंतु अपनी टैक्सी उसे कोसी में ही मिल गई। और इस प्रकार नगर अल्मोड़ा ने यह समाचार सुना कि देबिया टैक्सी फिर टैक्सी में आया हुआ है। बुखार में पड़ा है होटल में बल। सच्ची बुखार आ रहा, जने अंडरग्राउंड हो रहा। कुछ ही घंटों के बाद साबुली केंजा और लड़कियां नगर में पहुंची और रात तक एक और समाचार फैल गया जिसे फैलाने वाली हर लड़की और हर औरत को एक प्रश्न का बार बार सामना करना पड़ा। कैसे कैसे, जरा फिर से बता दो। और बार बार स्वयं कहना पड़ा, ऐसा जो क्या, ऐसा जो थोड़ी। अगर कहानी यह होती कि गणानाथ के मल्ला देवी मंदिर में बेबी और डीडी ने एक दूसरे को माला पहनाकर शादी कर ली, या यह कि बेबी गणानाथ मंदिर से सिंदूर ले आई और उसने डीडी से कहा, मांग भर दे मेरी, और उसने भर दी, या यह कि गणानाथ में डीडी और बेबी संभोग रथ पकड़े गए तो सुनाने वालियों को इतनी परेशानी का सामना न करना पड़ता। कहानी तो यह थी कि बेबी और डीडी ने गणानाथ में एक दूसरे के सामने सूसू कर दी। कसो कसो कहो, कैसे कैसे, जरा फिर से बता दो। और फिर से बताने पर भी जब वे गलत ही समझती हैं तब लड़कियों को कहना पड़ता है, तस जे के, ऐसा जो क्या। केवल शास्त्री जी नहीं जानते, कार्तिकेय ही उन्हें बताएगा कल सुबह, जैसे बता सकेगा। विवाह की तैयारियां करते हुए लोग कुछ सुस्त सुस्त से नजर आ रहे हैं शास्त्री जी को। चिरंजीव कार्तिकेय सौभाग्यवती बबली से न जाने किस मंत्रणा में लीन है। शास्त्री जी देख रहे हैं कि कार्तिकेय की इजा खाट पकड़े बैठी हैं और उसके मन में कुछ ऐसा है कि कार्तिकेय का महतारी कहकर भी वह जान नहीं पा रहे हैं। शास्त्री जी देख रहे हैं कि सब लोग फुसफुसा रहे हैं और मेरे आते ही चुप हो जा रहे हैं। शास्त्री जी अब जाकर अपनी बेटी से पूछ रहे हैं, जो दाड़िम के पेड़ के नीचे बैठी मंद मंद मुस्कुरा रही है, मैत्री बच्ची, क्या बात है। कुछ भी नहीं। कुछ ऐसा अवश्य हुआ है जिसे बच्ची अपने बचपने में कुछ भी नहीं समझती, किंतु जिसे अन्य सब बहुत कुछ समझते हैं। शास्त्री जी अपने घर के नीचे से जाने वाली पगडंडी पर देखते हैं, आते जाते लोगों का रुकना और उनके घर की ओर देखना। चिरंजीव कार्तिकेय की यह राय थी कि चिरंजीव देवीदत्त को अभी होटल जाकर गोली मार दी जाए। सौभाग्यवती बबली ने उसे रोका। इसमें कोई लाभ नहीं कि बेबी की जिंदगी बर्बाद हो और उसके बड़े भाई की भी। उन्होंने कहा कि तू और बब्बन जाकर डरा समझाकर उसे इस शहर से फौरन विदा कर दो। अगर इन लड़कियों के साथ कोई सयानी भेजी गई होती तो इतनी मुसीबत ना होती। भेजी इन्होंने वो साबुली केंजा, जो खुद सिरफिरी हैं। पड़ोस की लड़कियों को ना ले जाते, घर की ही लड़कियां होती तो भी गड़बड़ ना होती। अब तो बात फैल गई, क्या करते हो। उस लड़के को विदा तो कर ही दो शहर से। फिर साबुली केंजा और बब्बन से कहो, सबसे जाकर कहें कि ये झूठ बात है।
लड़ मैं लूंगी किसी भी पड़ोस वाली एक लड़की से और बाकी सबको राजी कर लूंगी कि वे भी कहें कि ये लड़की बेबी से जलती है, खुद उस तिलकपुर वाले से शादी करना चाहती है। बात इस तरह दब जो जाती है तो बहुत अच्छा। वैसे मुश्किल ही दिखता है, जतन करना ही हुआ। तू और बब्बन जाओ, पहले उस डीडी को भगाओ। हाय, हमने भी क्या पाला होगा ये आस्तीन का सांप। लेकिन देखो, जान से झन मार देना। ऐसी भी नौबत आ सकती है कि हमारे लिए उसी का आसरा रह जाए। कब चली गई बेबी चुपचाप, किसी को कुछ पता नहीं चला। अपने चारों ओर भिन भिनाती अफवाहों और मंत्रणाओं में उसे कहीं इस बात की भनक पड़ी कि डीडी को तेज बुखार है और वह चल दी। बेबी चल रही है, अकेली पगडंडी पर, अश्वपथ पर, गाड़ी सड़क पर, धार की तूणी से बस स्टैंड की ओर जहां किसी होटल में डीडी ठहरा है। अल्मोड़ा उसे देख रहा है। यहां निरंतर लोग देखते रहते हैं एक दूसरे को सहज जिज्ञासा से। सहज ही करते हैं वे एक दूसरे की जिज्ञासा का समाधान। क्या खाया, कब खाया, किसकी चिट्ठी आई, क्या लिखा है, वो कौन था जो कल शाम तुम्हारे यहाँ आ रहा था, कितनी दूर जा रहे हो। शहर पूछता है छज्जों छतों पर बैठकर, सड़क पर टहलता हुआ, मंदिरों के आंगन में खड़ा हुआ, पुलिया पर बैठा हुआ, पनवाड़ी से बीड़ा लगवाते हुए, चाय वाले की बेंच पर बैठकर। शहर पूछता है और शहर बताता है। नीचे दरवाजों और बंद बंद घुटे घुटे कमरों वाले मकानों का ये शहर बहुत खुला है अपने व्यवहार में। या तो आप इसके लिए इतने अजनबी होंगे कि यह बैठक के द्वार पर खड़ा खड़ा बात करके आपको विदा कर देगा, या फिर आप इसके लिए इतने परिचित होंगे कि यही सीधा आपको शयन कक्ष या रसोई घर में बुला लेगा कि वहीं बात होगी। बीच की कोई स्थिति संभव नहीं। आप शयन कक्ष या रसोई घर में घुस सकने वालों में ना भी आ सके होंगे तो भी सदैव शहर आप पर नजर रखेगा, और जब भी देखेगा आपको सड़क पर, अनुमान लगाने बैठ जाएगा आप कहाँ जा रहे होंगे और क्यों। वो जो गुप्ता राठ क्या आ रहे हैं तल्ला गली पूरन के यहाँ, उनकी चेली है ये। जा रही होगी झिझाड़ रेवती बूबू के यहाँ, उनकी वारी तारा, और इसने साथ पड़ रखा बलचंदौसी में। शहर में जो भी बाहर निकलता है घर से सबको बताता चलता है। इस शहर की सड़क पर हर शहरी चुनाव अभियान में निकला नेता है। हाथ जोड़ते, पांव छूते, इधर उधर ढूंढते खोजते कि कोई छूटा न रह जाए, अभिवादन अभियान में बुरा न मान जाए। बढ़ता है आगे। जिसका ध्यान न गया हो अपनी ओर, उसका ध्यान खींचता है। ओहो टेलर मासप, गजब करते हो यार, सिलाई मशीन के बाहिक तुमको कुछ नजर नहीं आता। जिसका ध्यान खींचा गया हो वह बद कर कहता है, ओहो ओवरसियर साहब, कब आए हल्द्वानी से? जनार्दन डिप्टी साहब के यहाँ ब्याह में आ रहे होंगे। शहरी बेबी चल रही है और शहर उसे देख रहा है। शहर पूछ रहा है और वह बता रही है कि मैं डीडी को देखने जा रही हूं, वह बीमार है। शहर स्तब्ध है इस दुस्साहस से। शहर दौड़ा है शास्त्री जी के घर खबर करने। कार्तिकेय और बब्बन उसे रास्ते में ही मिल गए हैं। अब तो बात फैल गई, ऐसा सोच रही है बेबी। अब तो बात फैल गई, ऐसा सोच रहा है कार्तिकेय, उसका ठुलदा। वह डीडी को धकियाता हुआ लाया है होटल से बाहर। बेबी चीखती चिल्लाती आई है पीछे से। बब्बन उसे रोके हुए है, वरना वह अपने भाई से उलझ पड़ना चाहती है। भाई उसे भी रख चुका है दो चार हाथ। होटल के बाहर कर्नल शास्त्री मार रहे हैं ज्वरग्रस्त डीडी को, और बेबी जोर जोर से चीख रही है अपने बड़े भाई पर। कह रही है, कहना न कहना। भीड़ जमा हो रही है। बब्बन देख रहा है अपने दोस्त को पिटते हुए, और उसे एक विचित्र अपराध बोध हो रहा है कि मैंने इस डीडी को आग्रह पूर्वक सुधा के विवाह में न बुलवाया होता
तो इसकी यह दुर्दशा न हो रही होती। लोग बाग सोचते हैं कभी कभी इस तरह भी, यद्यपि यह पद्धति विचित्र स्थापनाओं तक भी पहुंचा सकती है इस बब्बन को। यथा अगर वह नीची अस्थाई टट्टी न बनाई गई होती तो डीडी की यह दुर्दशा न हुई होती। कभी कभी तो मैं स्वयं इस तरह सोचते सोचते यह सोचने की हद पर पहुंच गया हूं कि अगर मैं पैदा ही न हुआ होता तो संसार ही न हुआ होता। सूने घर में समय बिताने का अच्छा साधन, ऐसा चिंतन। जो हो, बब्बन स्वयं को दोषी मान रहा है परोक्ष रूप से, और कर्नल साहब को पकड़ लिया है उसने पीछे से जाकर। बस और नहीं पिटने दिया डीडी को। उसने टैक्सी वाले को आवाज लगाई कि साहब को ले जाओ। उसने डीडी से कहा, अबे क्या हीरो पन्ने में अपना हुलिया खराब करा रिया है, फूट ले अब यहां से। भीड़ में से कुछ लोग आहत डीडी को उठने और टैक्सी में बैठने में मदद करते हैं। कोई उसका सामान ले आता है। होटल वाला बिल अदा कराने के लिए स्वयं उपस्थित हो जाता है। मत जा, बेबी चीखती है, किंतु चली जाती है टैक्सी। मैत्री को छोड़ दो कार्तिकेय, शास्त्री जी कहते हैं अपने पुत्र से, आवाज तनिक उठाकर। अटपटी लग रही है उन्हें काशी के पंडितों के घर में भाई बहन की ये धक्का मुक्की, तू तू मैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या हुआ है, या कदाचित ये कहना चाहिए कि वो समझे हुए हैं कि क्या हुआ है, और उससे इतने आशंकित हैं कि यही समझना चाहते हैं कि नहीं समझ पा रहा। शास्त्रानी जी माथा पीटे ले रही हैं। लंदन से आया हुआ उनका दूसरा बेटा डॉक्टर मेधातिथि इस हाय तौबा से परेशान होकर अपने अंग्रेज हो चुके बीवी बच्चों के साथ रानी खेत चले जाने की तैयारी में है। तीसरा बेटा इंजीनियर श्री गोपाल भी बीवी पर चीख चिल्ला रहा है। चौथा डॉक्टर मुरली मनोहर तिलकपुर भेजा गया है ताकि अपने से 2 साल जूनियर वर महोदय की प्रतिक्रिया की टोह ले। पहले मुझे बताओ हुआ क्या, फिर मैं करूंगा जो करना होगा, कहते हैं शास्त्री जी। आपकी यही बात सुनते सुनते तो यह नौबत आ गई आज, कहता है कार्तिकेय और बहन को धकेया कर छोड़ देता है। वो दौड़ती हुई चढ़ जाती है सीढ़ियां। शास्त्री जी को बता दिया गया है। शास्त्री जी सुनकर इतने स्तब्ध, इतने अपराध भावग्रस्त हुए हैं कि हथेलियां फड़फड़ाना तक भूल गए हैं। वह तनाव की नहीं, परम शैथिल्य की स्थिति में है। ज्वरग्रस्त पिटे हुए डीडी से भी कहीं अधिक पिटे हुए हैं वे इस क्षण। उनके बच्चों ने चौराहे पर मारपीट की। शास्त्रानी जी और बबली दी सुझा रही हैं उन्हें कि अब भी क्या किया जा सकता है। जिसके संदर्भ में ये दो व्यावहारिक स्त्रियां यह सब सोच रही हैं, सुझा रही हैं, वह अब उतर कर आ रही हैं सीढ़ियां। उसने अपनी दादी का जोड़ा पहन रखा है। लहंगा हथेली से उठाए, पाजेब बजाती वह उतरी है सीढ़ियां, और अब उसने झुककर पिता के पांव छू लिए हैं। पिता का पांव पीछे खिसका है, हाथ नहीं उठा है आशीर्वाद में। वह सीधी हुई है और कह रही है, मैंने उस बगड़गांव के लाटे से कर ली है शादी। इनसे कह दो बाबू, आगे से उसे गाली ना दें, उस पर हाथ ना उठाएं। बबली दी कहती है, बच्चों का खेल हो रहा होगा शादी। गणानाथ गए वहां, पूजा छोड़वाई, याद बातें की, घर आए, पिटार से निकालकर अम्मा का घाघरा आंगड़ा पहन लिया, चरण तल किए और कह दिया कि मैंने उससे कर ली शादी, हम घर वाले बन गए। इनसे हम्म? माँ भाई बहन, इनसे इनसे कह दो। आहा शादी, आहा शादी, नकल उतारती है बेबी। चंपानौला गए बारात लेकर, वहां झाड़ फेंक कर झगड़ा किया और दौड़कर पहुंचे पाटिया। सयानों का खेल ही रहा होगा शादी। शास्त्रानी जी ने जीवन में पहली और अंतिम बार उठा दिया है हाथ अपने पति की लाडली पर। रोते हुए, खांसते हुए, चीखते हुए जानना चाहती है जननी,
क्या मैंने इसीलिए बुढ़ापे में पैदा की बेटी, यही दिन दिखाने को? शास्त्री जी उठकर चले जा रहे हैं भीतर, अपनी पोथियों की शरण में। उनका प्रश्न अधिक मौलिक और पुरातन है। मैं ही क्यों पैदा हुआ? शहर देख रहा है शास्त्री जी के आंगन में पंचायत जुटी है और शास्त्री जी की बेटी शादी का जोड़ा पहने खड़ी है। शहर दोपहर तक यह सूचना लाया कि तिलकपुर वालों ने अब शादी के लिए मना कर दिया है। भले आदमी हैं, शास्त्री जी का मान करते हैं, इसलिए यही कहलवाया है कि एक महात्मा जी ने साम्य करके बताया है कि लड़के की कुंडली में कुछ ऐसा है जो इस लड़की के लिए घातक हो सकता है। शास्त्री जी जानते हैं यह शुद्ध बकवास है। शास्त्री जी 2 बार व्यवहारिक क्षेत्र में कूदे हैं इस जीवन में, दोनों ही बार दूसरों के उकसाने पर। दोनों ही बार उन्होंने मुंह की खाई है। पहले संस्कृत विद्यालय के प्रधानाचार्य के पद के चक्कर में, और अब बेवी के विवाह के प्रसंग में। यदिवाद को मैं पैदा न होता की सीमा तक ले जाने के दार्शनिक दुराग्रह से मुक्ति पाने के बाद वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि मुझे दया की शादी के तुरंत बाद देवी दत्त और मैत्री के विवाह की अनुमति दे देनी चाहिए थी। जो भी बवंडर तब होता घर के भीतर ही होता, समाज में तो नीचा न देखना पड़ता। इसीलिए अब शास्त्री जी के मन में व्यवहार कुशल व्यक्तियों के व्यवहारिक सुझाव सुनने की कोई इच्छा नहीं है। वह यह शहर छोड़ना चाहते हैं, इसलिए नहीं कि यह शहर उनका परिहास कर रहा है, इसलिए कि यह शहर उन्हें सहानुभूति दे रहा है, आस बंधा रहा है, राह सुझा रहा है। शास्त्री जी के पूर्वज स्वयं समाज के नियामक थे। उनका किया हुआ कोई कार्य गलत हो ही नहीं सकता था समाज की दृष्टि में। यदि उन्होंने राजनीतिक कारणों से अपने ही समकक्ष ब्राह्मणों को नीचा घोषित कर दिया तो कालांतर में वे नीचे माने गए। यदि नए रक्त और स्वस्थ सुंदर संतति के हित वे अपने पुत्र के लिए किन्हीं ऐसे वैसे मात्र ग्राम मध्येन निर्धन ब्राह्मण की पुत्री ले आए, तो इस ब्राह्मण का परिवार आगे हमेशा उच्च और कृत संबंधी माना गया। समय बदल गया है और शास्त्री जी को अपने पूर्वजों का पांडित्य ही उत्तराधिकार में मिला है। उनका राजनीतिक प्रशासनिक वर्चस्व नहीं, तो भी उनकी इतनी हैसियत थी ही कि लोग आते थे पूछने क्या करना चाहिए, और वह बात वैसे तो से शुरू करके आपद धर्म पर समाप्त करते थे। माना शास्त्री जी बहुत व्यवहार कुशल नहीं है, किंतु बाबा विश्वनाथ और माई विंध्यवासिनी की कृपा से आज तक यह तो नहीं हुआ कि किसी सामाजिक नैतिक प्रश्न पर लोग बाग उन्हें परामर्श देने आए हों। शास्त्री जी का अधिकतर समय चहलकदमी करते बीत रहा है। अब बैठ भी जाते हैं तो विचित्र प्रतीत होती है कि मेरा मन चहलकदमी कर रहा है। अगर पूर्वजों का युग होता तो क्या होता? पहले तो ऐसा तमाशा होता ही नहीं उसमें। हो भी जाता तो कुछ ना कुछ व्यवस्था हो जाती। या तो वर पक्ष से कह दिया जाता कि बच्चियों की फैलाई हुई बचकानी बातों पर जो ध्यान देते हैं, उनके सयाने होने पर संदेह होने लगता है। आप विवाह से पीछे नहीं हट सकते। यह मत भूलिए कि आपकी भी बेटियां हैं। या शास्त्री कुल अपनी कुलक्षणी का गला स्वयं अपने हाथों घोंट देता है। शास्त्री जी, आप कैसे समाज में शास्त्री पद पर सुशोभित हैं जिसमें साहस नहीं कि किसी भी विषय में कैसा भी विधान कर सके? शास्त्री जी, आपके पिता भात खाने न खाने के सवाल पर बारात लौटा ले जा सकते हैं। निश्चय ही ये शोचनीय है कि उनके शास्त्र को व्यवहार में ऐसे ही तुच्छ प्रश्न, जीवन मरण के, आन बान के प्रश्न प्रतीत हुए। किंतु शास्त्री जी, आप तो कहीं भी डटकर मोर्चा लेने की स्थिति में आते ही नहीं। आपके पुत्र आपसे क्या सीख लेंगे शास्त्री जी? आपने पिताश्री से उस शुष्क सिरफिरेपन का उत्तराधिकार नहीं लिया, अच्छा किया। किंतु आप अब कौन सा नया जीवन दर्शन उत्तराधिकार में देना चाहते हैं? क्या इन गदोलियों के फड़फड़ाने में ही आपके शास्त्र के व्यवहारिक पक्ष की इतिश्री मान ली जाए?
शास्त्री जी, असमंजस अनिश्चय की आपकी यह परंपरा कैसे समाज की स्थापना करेगी, यह कभी सोचा आपने? अरे आपको शास्त्र सम्मत होने की जिद हो तो भी उठिए और कहिए कि एक वर्ण माता पिता को ना बताकर गांधर्व पद्धति से भी होता है। उसमें यही है कि विवाह हो जाए तब माता पिता पर यह तथ्य प्रकाशित कर दो। सो कर ही दिया गया है। अग्नि की 3 बार परिक्रमा इन बच्चों ने नहीं की है, तो भी यह विवाह गांधर्व की उत्तम कोटि में ही आएगा, क्योंकि गणानाथ के साक्ष्य में किया गया है। जाइए, सबको बता दीजिए कि विवाह हो चुका है। अतिरिक्त पुष्टि के लिए, सामाजिक मर्यादा की रक्षा के लिए, आप मैत्रेय देवी दत्त का ब्राह्म पद्धति से भी पणिग्रहण करवा देंगे। यह ऊहापोह क्यों? शास्त्री जी, क्या आप ऐसा समाज बनाना चाहते हैं जिसमें आगामी पीढ़ी परंपरागत ऊंच नीच में नई ऊंच नीच भी जोड़ देगी, परंपरागत घटियापन में आधुनिक घटियापन मिलाकर समन्वय की संस्कृति रचेगी? शास्त्री जी, हथेली अब हथेली से दुह रहे हैं। कदाचित इनमें ही से टपकेगा समस्याओं का समाधान। शास्त्री जी की घोषणा है, मैं अल्मोड़ा वाला ये मकान बेच रहा हूं। मेरी इच्छा तो थी कि काशी लौट जाऊं, किंतु घरवाली के स्वास्थ्य के लिए वहां का जलवायु उपयुक्त नहीं। इसलिए मैंने बिनसर में एक छोटा बंगला ले लिया है। मैं और कार्तिकेय की ईजा वहीं वानप्रस्थ जीवन व्यतीत करेंगे। मैत्री लखनऊ जाएगी पढ़ने, जहां उसका छोटा दद्दा डॉक्टर है। वह उसके साथ नहीं, हॉस्टल में रहेगी। मैं बंटवारा कर रहा हूं और मैत्री के नाम भी कुछ अलग रखे दे रहा हूं। वह जो चाहे करे, मेरा अब किसी से कोई मतलब नहीं। अब तुम्हारी दोनों गदोलियां कमर के पीछे परस्पर गुंथी हुई हैं, और यद्यपि चहलकदमी तुम अब भी कर रहे हो, तथापि तुम्हारे कदमों में दृढ़ता सी है, वह व्यग्रता नहीं। धन्य हो तुम जो इस क्षण एक ऐतिहासिक निर्णय घोषित करके अपने को धन्य सा पा रहे हो। और रो रही है तुम्हारी घरवाली। मर्दाना निर्णयों पर औरतें रोती ही आई हैं। भावुकता के कारण आप बुद्धि विवेक का नाश थोड़ा ही होने दे सकते हैं शास्त्री जी। बबली के सहयोग से शास्त्रानी जी ने वैकल्पिक प्रस्ताव तैयार किया है, जिसे बबली अपने मौसा जी की सेवा में सादर प्रस्तुत कर रही है। हम सब लोगों से बहुत गलती हुई। आप कर्ता थे परिवार के, बाप थे बेटी के। बेटी का ब्याह किससे करें, किससे नहीं, यह फैसला आप पर ही छोड़ा जाना चाहिए था। हम लोगों का काम माफ करने जैसा तो नहीं है, फिर भी आप बड़े हुए, माफ कर दें कि हमारी जिद से आज आपको ये सब देखना पड़ा। अल्मोड़ा छोड़ देने का आपका विचार बहुत अच्छा है। यहां आप अकेले पड़ जाते हैं, संगी साथी कोई ठहरा नहीं। ऐसा कोई हुआ नहीं जो आप जैसे पंडित से बात कर सके। लेकिन बिनसर की बात भली नहीं। जंगल हुआ बिनसर। गोदी कैंजा की तबीयत वैसी ठहरी। कभी बहुत खराब हो जाए तो वहां कोई कंपाउंडर तक नहीं ठहरा। उन्हें लाद कर यहीं अल्मोड़ा लाना होगा। इसलिए आप बनारस चले जाएं वापस। आपका घर हुआ ही वहां। मुंह बोलने के लिए मित्र और शिष्य ठहरे। आप कैंजा के स्वास्थ्य की चिंता न करें। तमाम वैद्य डॉक्टर हुए काशी में। उतना अच्छा अस्पताल हुआ वहां। बंटवारा कर दीजिए। एक दिन होना ही है। अपने सामने कर देना ज्यादा ठीक हुआ। बेबी को पढ़ाइए जरूर। आजकल तो सभी कराने लगे हैं, एमए बीए लड़कियों को। लेकिन अपने साथ रखिए। वहीं पढ़ाइए बनारस में। समाज थू थू करे तो करे, आप क्यों थू थू करेंगे मौसा जी अपनी बेटी पर? वैसे देखते हो तो उसका कसूर कोई ऐसा बड़ा नहीं ठहरा। जिद्दी वह जन्म की हुई, आपकी बनाई ठहरी जिद्दी। मुझे अभी कल ही की सी याद है मौसा जी, जिस साल आप लोग गोरखपुर नहीं आ रहे थे। इस बेबी को गोपाल दत्त जी कप्तान साहब की फटफट देखकर चढ़ गया सुर, ये मैं लूंगी। कितनी मुश्किल से ढूंढी आपने बाजार से उसके लिए चाबी वाली फटफटी। बच्ची ठहरी, घर की लाडली ठहरी, खिलौना मांग ठहरी। देने का फर्ज हुआ, आपने दिया। आप तो इस बार भी देते।
हमने ही उस गुस्सेबाज कार्तिक के कहने पर रोक दिया आपका हाथ। बहुत ही गलत किया। खिलौना ही तो मांग रही थी। खिलौना ही हो तो हुआ वह हमारा डीडी। चाबी भी देने की जरूरत नहीं ठहरी। जैसा करेगी बेबी इशारा वैसा ही करेगा। कहाँ बंबई, कहाँ गणानाथ, कैसा आया वह एक इशारे पर। हवाई जहाज और टैक्सी पर किया उतना खर्चा, वरना पहुंच ही नहीं पाता बल। शिवो बेबी के कहने पर आया ठहरा। बुखार में पड़ा ठहरा। उतना पीट दिया बेबी के भाई ने। कुछ नहीं कहा बल। क्या कहता। बबुआ हुआ हमारी बेबी का। बबुआ दे जो क्या नहीं सकने वाले हमारे मौसाजू अपनी बेटी को बबुआ। अरे मैं कहती हूं भगवान की दया से उनकी ऐसी हैसियत ठहरी कि 10 बेटियां होती तो 10 जवाई घर बिठा कर खिला सकते थे। और डीडी तो कुछ कर ही रहा है वहां बंबई में। कमाने लगते हैं तो लाखों कमाते हैं वहां भी लोग। और जो हमें यहाँ सिनेमा फिनेमा का काज पसंद नहीं तो हम उसे भी आगे पढ़ा सकने वाले हुए ही। बहुत ही होशियार ठहरा दीदी। उम्र भी पढ़ने लिखने की ही ठहरी। दोनों बच्चे साथ साथ पढ़ेंगे हमारे मौसा जी की देख रेख में। और पहले तो किसी की क्या हिम्मत जो शास्त्री परिवार को कुछ ऐसा वैसा कह सके। कह जो देगा तो उसकी जबान खींच लेने के लिए बबली है ही। शास्त्री जी, आप शास्त्रियों ने औरतों के लिए अपने शास्त्रों का अध्ययन वर्जित माना है। इसीलिए वे अपना सारा समय एक और शास्त्र के अध्ययन को समर्पित कर चुकी हैं। अस्तित्व रक्षा का शास्त्र। बबली का प्रस्ताव व्यवहारिक है, आकर्षक है, किंतु शास्त्री जी इस छाछ को भी फूंक कर पीना चाहते हैं। वो सोचेंगे। अध्ययन कक्ष में सोचने बैठे हैं और उन्हें लगता है कि काशी जाना ठीक नहीं रहेगा। अगर कर्म क्षेत्र में फिर प्रवेश करना हो तो कर्मठ बनकर क्यों ना करें। जिन त्रिपाठी जी ने उन्हें पद्मश्री दिलवाई थी उनकी बात मानकर उस सरकारी समिति के मानद अध्यक्ष बनने दिल्ली क्यों ना चले जाएं। रही उस देवीदत्त को घर जमाई बनाने की बात तो अब शास्त्री जी द्वारा ऐसी कोई पहल किए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। इन लोगों ने पहले माना होता तो शास्त्री जी निश्चय ही सहर्ष ऐसा प्रस्ताव उस मेधावी बालक के सामने रख देते। बच्चों का खेल है कि नहीं शादी, इस पर विवाद हो सकता है, किंतु जैसा बिटिया ने कहा, सयानों का खेल भी नहीं है। और जिसे अभी अभी सार्वजनिक रूप से अपमानित किया है पुत्र ने, उसके समक्ष पिता घर जवाई होने का प्रस्ताव रखे हैं। ये बहुत अटपटा मालूम होता है। बच्चों का ही खेल क्यों ना माने, खेलने दें अपने ढंग से उन्हें। शास्त्री जी ने त्रिपाठी जी के नाम पत्र लिख दिया है। नीचे आंगन में आकर उदय सिंह को डाक में डालने को दे दिया है। बेबी दाड़िम के पेड़ के नीचे बैठी पढ़ रही है। पढ़ रही है? पूछता है पिता। हाँ, कहती है पुत्री। अच्छा है, लगन से पढ़। हम लोग दिल्ली जा रहे हैं। अच्छे नंबरों से पास नहीं हुई तो वहां बीए में दाखिला हो नहीं पाएगा। अच्छे नंबर लाएगी? हाँ, कहती है पुत्री। वह मुस्कुराती है लेकिन पिता की ओर देखकर नहीं। पिता से उसने एक बार भी पिता नहीं कहा। मुस्कुराते मुख की वह लीला देख नहीं सका पिता, जो कभी उसकी इच्छा की सहचरी थी। तो मित्रों, ये था कसब का पृष्ठ संख्या 213 से 226 तक का सफर। अगला अध्याय हम जल्द ही लाएंगे। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।